आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, उस तरीके से हमारे देश की पुलिस का दिमाग नहीं खराब हुआ है। और मैं आपको संविधान का वास्ता देकर के बताता हूं कि हमारा देश का संविधान कहता है राइट टू रिफ्यूजल। अगर कोई आपसे आपके घर में आकर के पूछता है कि बताओ तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो कहिए नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। नहीं बताना आपका संवैधानिक अधिकार है और यह गैर कानूनी नहीं है। अगर सरकार इसको वापस लेती है, अगर सरकार में थोड़ी सी भी ईमान बचा हुआ है, थोड़ी सी भी भावना इस देश के प्रति बची हुई है, तो सरकार को यह गैर जरूरी प्रक्रिया बंद करना चाहिए। और अगर सरकार यह प्रक्रिया बंद नहीं करती है तो खुला चुनौती देते हैं सरकार को कि हम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे। गांधी जी ने बताया है कि अहिंसा सबसे बड़ा ताकतवर चीज होता है। सरकार को हिंसा करने दीजिए, उसके मुकाबले हमको हिंसा नहीं करनी है। राजा अगर नंगा है तो बोलेंगे कि राजा नंगा है, राजा अगर बेईमान है तो बोलेंगे कि राजा बेईमान है, राजा अगर झूठा है तो बोलेंगे कि राजा झूठा है। और जितना जोर है ना तुम्हारे इस खरीदे हुए मीडिया में, लगा लो, लेकिन तुम कभी भी सच को झूठ नहीं साबित कर सकते हो। मेरा मानना है कि जब खेत में शहीद हो रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, तो लाजिम है कि देश में होगा हिंदू और मुसलमान। जब हिंदू और मुसलमान होगा, हमको नफरत करने के लिए जब कोई दे दिया जाएगा कि तुम दिन रात इससे नफरत करो, तो हम उसके खिलाफ नफरत करते रहेंगे और हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि हमारी देश की स्थिति क्या हो गई है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ही कहते हैं ना कि आग में घी डालने के लिए, यह जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की आग लगाई गई है, उसमें ही घी डालने के लिए यह CAA लाया गया है। कहते क्या है कि भाई आप नागरिकता देने के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं। आप लोग खिलाफ में हैं क्या? किसी को नागरिकता देने के खिलाफ में है? कोई नहीं कहेगा कि हम नागरिकता देने के खिलाफ में हैं। प्रश्न यह है कि क्या CAA नागरिकता देने के लिए लाया गया है? CAA नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि NRC के तहत, NPR के तहत लोगों का नागरिकता छीनने का साजिश किया जा रहा है। अगर CAA से नागरिकता देनी होती तो जो नागरिक संशोधन कानून 2003 में पास किया गया, तो 2019 में CAA लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत था CAA लाने का? 2003 में ही यह कानून बना देते। असल खेल यह है कि अमित शाह ने बार बार कहा है कि पूरे देश में NRC लागू करेंगे। क्या बोल करके? कि देश में घुसपैठियों को बाहर करेंगे। नोटबंदी हमको याद आता है। नोटबंदी के वक्त भी यही कहा गया कि काले धन को निकालने के लिए हम नोटबंदी ला रहे हैं, और जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो काले धन का समर्थन कर रहे हैं। यही बात कही गई ना। फिर इन्होंने एक नया जुमला ये लेकर के आए हैं कि हम NRC इसलिए करेंगे ताकि घुसपैठियों को बाहर कर सकें, और जो लोग NRC का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। अब घुसपैठी का जो मामला है उसको आप यूं समझ लीजिए, महाराष्ट्र का लोग बिहार में चल करके धान काटेगा है? आप वहां का दुबई का शेख आ करके यहां आपके पाथरी के बाजार में नारंगी का जूस बेचेगा? कोई सरदार जी जो हैं वो यहां महाराष्ट्र में आकर के कपास काटते हुए दिखाई दिए हैं? ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूं? जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं ना। बिहार की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र से कमजोर है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था है 3 ट्रिलियन की, 3। अकेले महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है 1 ट्रिलियन की। तो बोलिए बिहार का लोग महाराष्ट्र काम करने के लिए आएगा कि महाराष्ट्र का लोग बिहार काम करने जाएगा?
तो मुद्दा कहां बनेगा? बिहार में मुद्दा बनेगा कि मराठियों को बाहर करो, कि महाराष्ट्र में मुद्दा बनेगा कि बिहारियों को बाहर करो? महाराष्ट्र में बनेगा ना। मुद्दा बन गया, राजनीति भी हो गई, सरकार भी बन गया, यह संभव है। कुल धन 22 पसेरी, यह हुआ। और बिहार में तो यह मुद्दा ही नहीं बन सकता है कि मराठियों को बाहर करो। कैसे यह मुद्दा बनेगा? क्योंकि कोई जाएगा तब तो यह मुद्दा बनेगा। जब आपकी अर्थव्यवस्था 5% से नीचे जा रही हो तो दुनिया का कौन लोग आपके यहां काम करने के लिए आएगा? तो आपको लगता है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए लाया गया है? अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया बता करके उनका वोट देने का अधिकार छीनने के लिए, उनका संपत्ति का अधिकार छीनने के लिए, उनका घर बार छीन करके उनको डिटेंशन कैंप में पहुंचाने के लिए ये लाया जा रहा है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए और करें ना केस, डाले जेल में। नारा लगाते हैं हम, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। राजा अगर नंगा है तो बोलेंगे कि राजा नंगा है, राजा अगर बेईमान है तो बोलेंगे कि राजा बेईमान है, राजा अगर झूठा है तो बोलेंगे कि राजा झूठा है। और जितना जोर है ना तुम्हारे इस खरीदे हुए मीडिया में, लगा लो, लेकिन तुम कभी भी सच को झूठ नहीं साबित कर सकते हो, कभी नहीं साबित कर सकते हो। है हिम्मत कि सरकार खड़ा होकर के हमारे इन सवालों का जवाब दे कि देश में एनआरसी को लाने की क्या जरूरत है? क्या देश की जनता ने कहा कि हमारे गांव में घुसपैठिया बैठा हुआ है, ए हुजूर ए सरकार इसको बाहर कर दीजिए? देश की जनता ये मांगी है? देश की जनता आपसे क्या मांग रही है? देश की जनता कह रही है कि नौजवानों को रोजगार दीजिए, देश की जनता कह रही है कि किसानों को उनके फसल का दाम दीजिए, देश की जनता कह रही है कि हमको सुरक्षा दीजिए, देश की जनता कह रही है कि हम आईआईटी में पढ़ करके आए हैं, हमको थोड़ा आर्थिक मदद कीजिए, हम अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। एडिटर का डांट सुनने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि हमको थोड़ा पैसा दीजिए, हम अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं। इससे देश आगे बढ़ेगा ना। देश की जनता मांगी थी आपसे। आपके साथ एक बहुत बड़ा साजिश किया गया है। बहुत जोर से भूख लगी और गए और पप्पा को बोले, पप्पा जरा बिस्कुट दे दीजिए। पप्पा कहा, अच्छा बिस्कुट मांग रहे हो? उठा करके अलमीरा पे बिठा दिए। अब कह रहे हैं पप्पा नीचे उतार दीजिए, बिस्कुट मांगना भूल गए। लोग मांग रहे थे नौकरी, लोग मांग रहे थे फसल का दाम, लोग मांग रहे थे सुरक्षा, तो सरकार ने मांग लिया उनसे कागज। कहा, अच्छा बहुत 15 लाख रुपया मांगते हो, बहुत ये कहते हो कि हमको 2 करोड़ नौकरी चाहिए हर साल, पहले ये बताओ कि नागरिक हैं कि नहीं है। इसमें और कुछ भी नहीं है। आसाम के लोग मांग रहे थे कि हमारे यहां एनआरसी होना चाहिए, बाकी कोई राज्य नहीं बोला कि हमारे यहां एनआरसी होना चाहिए। दिल मांगे मोर, जो मांग रहे हैं सो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जिससे हमारा भला नहीं होने वाला है। नफरत करने का नया मुद्दा क्या कहा गया है कि एनआरसी से जब मुसलमान सब बाहर हो जाएगा तो देश में रोजगार पैदा हो जाएगा। अरे बैल हो क्या? बैल बुद्धि है क्या तुम्हारी? देख तो लो कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, कि हमारा जो देश का संविधान है जो कहता है हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग की संकल्पना को हमको बचाना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एनपीआर और एनआरसी, तो सबसे पहले एनपीआर पूरे देश में होगा अप्रैल से। सरकारी बाबू आपसे आपका डेटा लेकर के जाएंगे और दफ्तर में बैठ करके संदेहपूर्ण नागरिकों की पहचान करेंगे। किसके आधार पर? इसी के आधार पर कि आपके पिताजी कौन सी भाषा बोलते थे और आपके पिताजी कहां पैदा हुए थे, इस आधार पर कि आपकी पहचान क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि कपड़ा देख करके पता चल जाएगा कि कौन प्रदर्शन कर रहा है, यही बोले थे ना। और हम भी ये समझते हैं कि इनकी भाषा देख करके पता चल जाएगा कि इस देश में अंग्रेजों की भाषा कौन बोल रहा है, कौन जनरल डायर की भाषा बोल रहा है, जो शाहीन बाग के लोगों को करंट लगाना चाहता है जनरल डायर की तरह, जिस तरह से जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में हिंदुस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाई थी।
ये है इनकी मंशा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इंडिया डिजिटल हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है। सीधे गोली चलाने के लिए जाएंगे तो लोग वीडियो बना लेगा, इसीलिए आजकल सीधे गोली नहीं चलाई जाती है। इंटरनेट के द्वारा वीडियो बना करके, नकली वीडियो बना करके लोगों का चरित्र हनन किया जाता है। एक बार जब चरित्र हनन हो जाएगा, जैसे होता है ना कि किसी महिला का अगर जमीन कब्जा करना हो, वो महिला यदि विधवा है तो पहले उसको बदचलन साबित कर दो। जब वो बदचलन हो जाएगी लोगों की नजरों में, हालांकि वो बदचलन है नहीं, तब आराम से उसका जमीन कब्जा कर लो, क्योंकि गांव वाले उसके साथ आकर के नहीं खड़ा होंगे। इस देश में आपके ही बच्चे हैं वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके ही बच्चे हैं। आपके जब घर में है तो देशभक्त है, यूनिवर्सिटी पहुंचते ही देशद्रोही हो जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही देशद्रोही नहीं हो जाता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उसको दिमाग खुल जाता है, वह यह बात समझ जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमको पीएचडी करने के बाद भी नौकरी नहीं है, और अमित शाह का बेटा, अरे उसका क्वालिटी क्या है कि वो अमित शाह का बेटा है, उसका थोबड़ा अमित शाह से मिलता है, तो उसको अचानक से बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। यह बात जब उसको समझ में आने लगती है तो वो सवाल पूछता है, और सवाल पूछना गुनाह बन जाता है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत है एनपीआर करने की। आसाम में जो एनआरसी की गई उसमें 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पूरे देश में अगर एनआरसी किया जाएगा तो 60,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। देश चलाने के लिए आप 45,000 करोड़ आरबीआई से कर्जा ले रहे हैं, और इस खराब अर्थव्यवस्था में आप 60,000 करोड़ रुपया खर्च करके अपने ही देश की जनता को यह बात पूछ करके कि बताओ तुम्हारे दादाजी के दादाजी का क्या नाम है, परेशान करना चाहते हैं। यह साजिश है, और इस साजिश को हम तमाम लोगों को रोकना पड़ेगा। पहले से यह कानून है, तो आखिर सीएए क्यों लाया गया है? अभी इसलिए लाया गया कि आसाम में जब 19 लाख में से 15 लाख लोग गैर मुसलमान निकल गए तो अमित शाह को लगा कि अरे यार, तो 50 साल राज करने का फॉर्मूला ही गड़बड़ा गया है। 50 साल राज करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि 5 साल ना करो कोई काम, चुनाव के वक्त करने लगो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। यह फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वो सीएए लेकर के आए, और सीएए जो वो लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम जितने लोग हैं हम सबको नागरिकता दे देंगे। इसमें भी समस्या कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें असल समस्या यह है कि यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं, और ऐसे समाज चलता भी नहीं है। एक बात बताइए, आप डॉक्टर के पास गए हैं इलाज कराने के लिए, आपको बुखार है, तो डॉक्टर जो है आपका पहचान पूछ करके, आप हिंदू हैं और मुसलमान पूछ करके आपको दवाई देता है कि बीमार होगा तो हिंदू को भी पैरासीटामोल दिया जाएगा और मुसलमान को भी पैरासीटामोल ही खाना पड़ेगा। मच्छर काटेगा डेंगू का तो हिंदू को भी डेंगू ही होगा और मुसलमान को भी डेंगू ही होगा। अगर खून कर दिया है हिंदू तो उसके ऊपर भी 302 ही लगेगा, और मुसलमान किया है तो उसके ऊपर भी 302 ही लगेगा। क्या यही होता है ना? क्या जी साहब, पुलिस वाले खड़े हैं, दफा अलग अलग लगता है क्या? एक ही लगता है ना? तो ये कानून कैसे बना है? ये कानून कैसे बना है कि भाई एक को नागरिकता दे देंगे और दूसरे को नागरिकता नहीं देंगे? तो कहा गया कि बहुसंख्यक देश है ना वो मुसलमानों का, तो वहां मुसलमान पे अत्याचार कैसे होगा? तो वो बहुसंख्यक देश है, वहां पे मुसलमान पे अत्याचार नहीं हो सकता है, तो ये भी हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है। ये बताओ कि यहां हिंदुओं कैसे खतरे में हो सकता है? कैसे हिंदू खतरे में हो गया है? इसका यह मतलब है कि यह साजिश रची गई है। यह साजिश रची गई है कि हिंदुओं को लगे कि एनपीआर और एनआरसी हमारे खिलाफ नहीं है। तो मेरा नाम कन्हैया है, मैं बता देता हूं कि एनपीआर और एनआरसी इस देश के गरीब हिंदुओं के खिलाफ कैसे है। और जो आपको यह कहा जा रहा है कि आपको सीए के तहत नागरिकता मिल जाएगी, तो दिमाग में डाल लीजिए, पहले आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और जब नागरिकता छीन ली जाएगी तो जिस घर में आप रहते हैं वो घर पे आपका कोई अधिकार नहीं होगा। जो आप वोट देकर के सरकार चुनते हैं तो सरकार देने का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, और तुरंत आपको सीए के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। 6 साल के बाद आपको नागरिकता दी जाएगी, और इस 6 साल के दौरान
आप अपने ही देश में बिना नागरिक बन करके रहेंगे, एक शरणार्थी की तरह। मंजूर है ये बात कि अभी आप नागरिक हैं, सीए के तहत नागरिकता लेने के लिए आप इंतजार करेंगे और अपनी नागरिकता छोड़ देंगे। यहां से यहीं से बोले थे ना बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी तरीके से इस मिट्टी पे हम पैदा हुए हैं, नागरिकता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई हमसे हमारी नागरिकता नहीं छीन सकता है। गांधी जी ने बताया है कि अहिंसा सबसे बड़ा ताकतवर चीज होता है। सरकार को हिंसा करने दीजिए, उसके मुकाबले हमको हिंसा नहीं करनी है। आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश के नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, उस तरीके से हमारे देश की पुलिस का दिमाग नहीं खराब हुआ है। और मैं आपको संविधान का वास्ता देकर के बताता हूं कि हमारा देश का संविधान कहता है राइट टू रिफ्यूजल। अगर कोई आपसे आपके घर में आकर के पूछता है कि बताओ तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम क्या है, तो कहिए नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। नहीं बताना आपका संवैधानिक अधिकार है और यह गैर कानूनी नहीं है। अगर सरकार इसको वापस लेती है, अगर सरकार में थोड़ी सी भी ईमान बचा हुआ है, थोड़ी सी भी भावना इस देश के प्रति बची हुई है, तो सरकार को यह गैर जरूरी प्रक्रिया बंद करना चाहिए। और अगर सरकार यह प्रक्रिया बंद नहीं करती है, तो खुला चुनौती देते हैं सरकार को कि हम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे। और मैं आपको संविधान का वास्ता देकर के बताता हूं कि हमारा देश का संविधान कहता है राइट टू रिफ्यूजल। अगर कोई आपसे आपके घर में आकर के पूछता है कि बताओ तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम क्या है, तो कहिए नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। नहीं बताना आपका संवैधानिक अधिकार है और यह गैर कानूनी नहीं है। अगर सरकार इसको वापस लेती है, अगर सरकार में थोड़ी सी भी ईमान बचा हुआ है, थोड़ी सी भी भावना इस देश के प्रति बची हुई है, तो सरकार को यह गैर जरूरी प्रक्रिया बंद करना चाहिए। और अगर सरकार यह प्रक्रिया बंद नहीं करती है, तो खुला चुनौती देते हैं सरकार को कि हम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे, हम बंद करेंगे। और आप के घर में जब वो आए तो उनको कहिए कि आइए आइए, अप्रैल का महीना है, मराठवाड़ा का इलाका है, गर्मी बहुत हो गई है, आप हमारे बाप के बाप का नाम पूछने आए हैं, हम आपको रसना पिलाते हैं। उनको रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाइएगा और कहिएगा आप आए, अच्छा लगा, लेकिन 15 लाख लेकर के आते मोदी जी के द्वारा दिया गया तो और अच्छा लगता। और फिर अपने घर के दरवाजे पे लेके जाइए और वहां पहले से एक सूचना लिख करके रखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना, वरना मत आना। अतिथि देवो भव होते हैं। आप आए, हमने आपको शरबत पिलाया, अब आप यहां से निकल लीजिए। यह देश हमारा था, है और रहेगा। सरकारें आती हैं, आएंगी, जाएंगी, लेकिन यह देश सबका है, हम सबका है। इस देश को हम हर हाल में बचाएंगे और बांटने की हर साजिश को नाकाम करेंगे। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? और इसको कहते हैं कि सरकार को बता देना कि यह सरकार, तुम अगर नागरिक नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ और सहयोग करेंगे, हम तुमको सरकार नहीं मानेंगे। अगर तुम फिर भी नहीं सुधरोगे तो हम गांधी के रास्ते पे चलकर, अंबेडकर के रास्ते पे चलकर सभी ने अवज्ञा करेंगे और इस देश विरोधी कानून को, एनपीआर और एनआरसी और सीए को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये गांधी का देश है और गांधी के सपनों का देश, यह देश अंबेडकर है, अंबेडकर के सपनों का देश। इस देश के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, भगत सिंह के सपनों का देश हम बनाएंगे, बचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।